मैं शशांक सोनी लक्ष्य अकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम भारतीय संविधान पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने कार्यपालिका को विस्तृत रूप से अध्ययन करने की शुरुआत की थी, जिसका वर्णन संविधान के भाग 5 संघ सरकार के अधीन है। इसी क्रम में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के पद को देखा था। उसी माध्यम में आज हम प्रधानमंत्री के साथ उनकी मंत्रिपरिषद को विशेष रूप से जानेंगे, समझेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है, उसका गठन कैसे हुआ, उसके कार्य, शक्तियां व दायित्व क्या है, इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है एवं उसकी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करने वाली मंत्रिपरिषद ही होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अतः सबसे महत्वपूर्ण अगर निर्णय कहीं होंगे, महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ साथ दायित्वों का निर्वाह किसी निकाय में किया जाएगा तो वह आपकी मंत्रिपरिषद ही होगी। आज हम उसे देखते हैं। शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो जिस प्रकार हमने देखा था प्रधानमंत्री के अध्याय में कि हमें 3 प्रमुख अनुच्छेदों को याद रखना है राष्ट्रपति के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। उसमें से एक था अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 व अनुच्छेद 78। इन 3 प्रमुख अनुच्छेदों को आपको अच्छे से शब्दशः रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं से आपके सवाल बनते हैं। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए व उसे परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 74(1) में किया गया है। राष्ट्रपति केवल और केवल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। यह उसके लिए बाध्य बना दिया गया है, क्योंकि यदि वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य नहीं करता तो यह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। यदि लोकसभा भंग हो भी गई हो तब भी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी और राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ये जो सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति चाहे तो एक बार उनमें पुनर्विचार कर सकता है। उन्हें पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है कि आप एक बार अपने निर्णयों को फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से विचार विमर्श कर लीजिए। परंतु यदि मंत्रिपरिषद ने पुनः उसी निर्णय को या उसी सलाह को वापस राष्ट्रपति को भेज दिया, चाहे विचार करके या विचार किए बिना, तो राष्ट्रपति यहाँ पर बाध्य हो जाता है कि उसे उस सलाह को मानना पड़ेगा, उस कार्य को करना ही पड़ेगा। यह अधिकार हमने 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को दिया है। इसके पहले उसे ऐसा अधिकार पुनर्विचार का नहीं था। ये जो सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है, गोपनीय होती है, राष्ट्रपति के लिए भी और मंत्रिपरिषद के लिए भी। इसके निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठकों में गोपनीय रूप से लिए जाते हैं। यदि सरकार चाहे तो कुछ निर्णयों को जनता के साथ साझा कर सकती है तथा कुछ निर्णयों को वह गोपनीय भी रख सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 74(2) कहता है मंत्रिपरिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को देती है उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात मंत्रिपरिषद की सलाह न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से, उसके कार्य क्षेत्र से बाहर होती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 75, जिसमें मंत्रियों व प्रधानमंत्रियों का नियुक्ति, कार्यकाल आदि के बारे में कई उपबंध किए गए हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में सभी बातें इसी अनुच्छेद में वर्णित की गई हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 75(1), जिसमें पहले बात कही गई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी उसी के द्वारा की जाएगी, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेगा। अर्थात कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, राष्ट्रपति किसे मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा, यह प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, यह उसका स्वविवेकी शक्ति है कि वह किसे अपना मंत्री पद अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहता है, किसे मंत्री बनाना चाहता है तथा उसमें क्या विभाग उसे या क्या कार्य उसे सौंपना चाहता है। राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद में 2 सब आर्टिकल और जोड़े गए।
एक है अनुच्छेद 75(1)(a) अर्थात 91वां संविधान संशोधन। क्या था ये? इसे समझने से पहले एक बात समझते हैं कि आपकी मंत्रिपरिषद का आकार क्या हो सकता है। तो प्रारंभ में हमारे संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे तथा उनकी संख्या क्या होगी। लेकिन समय के साथ देखा गया कि राजनीतिक हितों के कारण बहुत बड़ी मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता था, जिसमें काफी व्यय होता था, प्रशासनिक संरचना का काफी नुकसान होता था। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रियों की संख्या निश्चित करने का निर्णय ले लिया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार सीमित होगा, लिमिटेड होगा, संख्याएं निश्चित होगी। क्या होंगी? तो कहा गया कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, इस बारे में कहा गया कि लोकसभा की कुल जितनी भी सीटें हैं अर्थात 543, उनका 15% निकाल दिया जाए, इतने कुल मंत्री ही केंद्रीय सरकार में नियुक्त किए जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं। ध्यान रखिएगा किस सदन का? तो लोकसभा। और कोटा या निश्चित दायरा क्या है? तो वह है उसका 15%। दोनों क्वेश्चन आपसे बने हैं। कौन से संविधान संशोधन से आया, ये भी क्वेश्चन आपसे बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी बात अनुच्छेद 1(b) में कही गई कि यदि संसद सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य होता है तो उसका मंत्री पद भी अयोग्य हो जाएगा। अब हम समझते हैं दल बदल क्या होता है, इसे क्यों लाया गया। तो राजनीतिक हित के कारण संसद सदस्य या जिसे हम सामान्य रूप से नेता लोग कहते हैं, वे अपने स्वार्थ के कारण समय समय पे पार्टियां बदलते रहते थे, जिसके कारण लोकतंत्र को खतरा होता था, लोकतंत्र की मर्यादाओं का भंग होता था, क्योंकि बहुत बार स्वार्थ के कारण उसे हानि पहुंचती थी। नेतागण अपने स्वार्थ के कारण पार्टियों की बदली करते थे, एक से दूसरे पार्टियों में जाया करते थे। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए यह नियम लाया गया। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से की गई, जिसमें यह व्यवस्था की गई तथा यह नियम बनाया गया कि कौन व्यक्ति दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं कौन व्यक्ति इस अयोग्यता से बचा रह सकता है। इसकी विस्तृत रूप से चर्चा जब हम दल बदल के विशेष रूप से पढ़ेंगे निर्वाचन के साथ, तब करेंगे। अभी आप बस यह समझ लीजिए कि दल बदल के कुछ नियम होते हैं, अर्थात यदि उसका पालन किसी दल के सदस्य के द्वारा नहीं किया जाता तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है संसद की सदस्यता से। लेकिन कुछ अपवाद भी है, अगर उसके अनुसार कार्य होता है तो वह व्यक्ति दल बदल के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वह हमारे क्वेश्चन में अभी हाल ही में 2018 या 19 के पीएससी में पूछा गया था। वह बात यह थी कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाहे तो उन्हें दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ध्यान रखिएगा, किसी पार्टी के यदि 2/3 सदस्य अपनी पार्टी को तोड़कर दूसरी पार्टी बना ले या दूसरी पार्टी में विलय होना चाहे तो उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रावधान दल बदल के कानून में किया गया है। पहले यह 1/3 था, जो कि अब 2/3 कर दिया गया है। आपके पीएससी में कूट के माध्यम से इसे पूछा था। अभी इसे समझ लीजिए, विस्तृत रूप से हम इसे निर्वाचन के अध्याय में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 75 में और क्या क्या बातें शामिल हैं। अनुच्छेद 75(2) कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे, अर्थात मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति के कृपा पात्र होंगे। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकता है, उनका मंत्रिपरिषद या मंत्री पद समाप्त कर सकता है, लेकिन वह सीधे तौर पर ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह उन्हें तभी हटा सकता है जब प्रधानमंत्री ऐसा करने की उसे सलाह दे या परामर्श दे। अर्थात व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं,
यदि प्रधानमंत्री उनके कार्य से संतुष्ट न हो तो उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, तथा यदि वे त्यागपत्र न दें तो राष्ट्रपति से कहकर उन्हें उनके पद से बर्खास्त करवा सकता है। अगला अनुच्छेद है 75(3), जिसमें कहा गया लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संसदीय शासन व्यवस्था की यह सबसे प्रमुख प्रणाली होती है कि लोकसभा सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रखती है। सरकार पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। आगे हम इसे थोड़ा डिटेल में और समझेंगे कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। अगला अनुच्छेद है 75(4), जिसमें बात की गई शपथ की। मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। वह दो प्रकार की शपथ लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री लेता था। एक है उनके पद की शपथ, एक है उनकी गोपनीयता की शपथ। अगला अनुच्छेद है 75(5), जिसमें कहा गया यदि कोई मंत्री निरंतर 6 माह तक संसद का सदस्य नहीं है तो उसका मंत्रिपरिषद पद समाप्त हो जाएगा। अर्थात बात वही है जो हमने प्रधानमंत्री के अध्याय में देखी थी। यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। उसी प्रकार यह उपबंध मंत्रियों के लिए भी है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है और वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे भी 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 75(6) बात करता है मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अर्थात मंत्रियों को जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, आदि सभी संसद के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। अब हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद से जुड़ा होता है। इससे एक बार क्वेश्चन आया है, इसलिए इसे अनुच्छेदों के साथ याद रख लीजिए। अनुच्छेद 77(1) में बात की गई है कि समस्त कार्यपालिक कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। अर्थात हमने जाना देश में जो भी कार्य होता है वास्तविक रूप से उनका प्रयोग मंत्री के द्वारा ही किया जाता है, माफ कीजिएगा, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन ये सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सारे ऑर्डर, सारे आधिकारिक रूप से नाम राष्ट्रपति का ही चलता है। अनुच्छेद 77(3) यह कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन करे व नियम बनाए। कार्यकुशलता के लिए, कार्यपालिक रूप से कार्य को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रपति समय समय पे मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करेगा तथा उनके लिए नियम का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य जिसकी प्रमुख कड़ी होता है आपका प्रधानमंत्री, वह है आपका अनुच्छेद 78, जिसे प्रधानमंत्री के कर्तव्य के रूप में बताया गया है, जिसे हमने प्रधानमंत्री के अध्याय में विस्तृत रूप से देखा था। एक बार सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अनुच्छेद 78(1) कहता है कि प्रधानमंत्री विधान से संबंधित या मंत्रिपरिषद से संबंधित सारे निर्णय, सारी जानकारियां को राष्ट्रपति को समय समय पे अवगत कराएगा। अनुच्छेद 78(2) कहता है राष्ट्रपति यदि चाहे तो वह प्रधानमंत्री से विधान संबंधी या मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित, प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी मांग सकता है। प्रधानमंत्री उसे देने के लिए बाध्य है। परंतु इन दोनों अनुच्छेदों में यह कोई भी बात नहीं बताई गई कि इसकी समय सीमा क्या है, कि प्रधानमंत्री कितनी समय सीमा में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य का पालन करेगा या उसे उसकी बात बताएगा। तीसरी बात इसमें थी अनुच्छेद 78(3) में कि यदि किसी मंत्री ने कुछ निर्णय लिया है और उस निर्णय पर यदि मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है कि मंत्रिपरिषद एक बार उस पर अपना विचार विमर्श करे। तो ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 74, 75 व 78। अनुच्छेद 77 से हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन व नियम निर्धारित करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन में राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, संसद था
तथा इसका जो सही आंसर है वह आपका राष्ट्रपति होगा। हम कई बार इसे प्रधानमंत्री समझकर टिक कर देते हैं, जो कि संवैधानिक रूप से गलत हो जाता है। व्यवहारिक रूप से मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन संवैधानिक रूप से काम राष्ट्रपति ही करेगा। अब हम देखते हैं कि मंत्रियों का उत्तरदायित्व कैसा होता है। तो हमने अनुच्छेद 75(3) में बात की कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यहाँ पे हमें मंत्रिपरिषद के दो उत्तरदायित्वों को देखना है। पहला है सामूहिक, दूसरा है व्यक्तिगत। पहले चर्चा करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की। अर्थात पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी। इसका क्या अर्थ है? तो यह है कि पूरी मंत्रिपरिषद एक दल के रूप में कार्य करेगी तथा समान रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सभी के सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ेगा। अर्थात किसी एक मंत्री के विरुद्ध या उसके कार्य से असंतुष्ट होकर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। अर्थात इसीलिए एक फ्रेज का, एक कहावत का उपयोग किया जाता है कि सभी मंत्री तैरते भी एक साथ हैं और सभी मंत्री डूबते भी एक साथ हैं, क्योंकि किसी एक के उत्तरदायित्व से कार्य नहीं होता। सामूहिक उत्तरदायित्व है, सामूहिक रूप से अपने आप को प्रतिनिधित्व करना है और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सामूहिक रूप से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरी बात एक और सामूहिक उत्तरदायित्व में वह यह है कि मंत्रिमंडल का निर्णय सभी केंद्रीय मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय होता है जो कि हर सप्ताह में बैठकर प्रमुख निर्णय लेता है। उसमें जो भी निर्णय लिए गए वे सभी मंत्री उसमें सहमत होते हैं, उनकी सहमति होती है तथा सदन के भीतर व सदन के बाहर वे उसे प्रस्तुत करते हैं। उसके खिलाफ या उसके खिलाफ जो भी बातें होंगी उन्हें उसका प्रत्युत्तर देना पड़ता है। अर्थात उन्हें मंत्री उससे सहमत होना चाहिए। यदि मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णयों से या मंत्रिपरिषद के निर्णयों से सहमत नहीं है तो वह उससे इस्तीफा दे सकता है। इसी परिपाटी में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के विरोध में मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे कुछ अन्य उदाहरण भी आपको देखने मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, क्योंकि वे राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। राष्ट्रपति के कृपा पे ही उनका कार्य चलता है। राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें पद से हटा सकता है, लेकिन पद से हटाने का एक ही कारण है कि जब प्रधानमंत्री ऐसा करने की उसे सलाह दे। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। यह एक अनोखी परंपरा है जिसे हमने ब्रिटेन से लिया, लेकिन कुछ रूप परिवर्तित कर दिए। ब्रिटेन में कहा जाता है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। अर्थात राजा के द्वारा जो भी आदेश पारित किए जाते हैं उन्हें मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृत कराया जाता है। प्रत्येक विभाग में एक मंत्री बैठाया जाता है और यदि राजा के द्वारा किया गया कोई भी आदेश गलत होता है तो उसके प्रति जिम्मेदारी मंत्री की होती है, न कि राजा की, क्योंकि कहा जाता है राजा कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए मंत्री को बलि का बकरा बनाने के लिए वहां पे नियुक्त किया गया। इसी प्रकार हमारे संविधान में मंत्रियों का कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं किया गया है या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री भले ही राष्ट्रपति के नाम से कार्य करते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को अभिप्रमाणित करने का या उन पर हस्ताक्षर करने का कार्य उनके संबंधित विभाग के सचिवों द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना। अति महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी तथा क्वेश्चन के आधार पे भी। आपको यह जानना आवश्यक होता है कि आपकी जो मंत्रिपरिषद बनती है उसमें किस स्तर के मंत्री होते हैं। आप देखते हैं, सुनते हैं कि कैबिनेट मंत्री अलग होते हैं, राज्य मंत्री अलग होते हैं। ये क्या है, इनका क्या कार्य है, क्या इनका दायरा है, आज इन्हें अच्छे से समझ लीजिए व याद कर लीजिए। तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद
काफी बड़ी संरचना होती है। लोकसभा के 15% लोगों से मिलकर बनती है। संख्या में लगभग 60 से 70 इनकी संख्या होती है। इतनी बड़ी मंत्रिपरिषद को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इनके पदानुक्रम के अनुसार, इनकी वरिष्ठता के अनुसार। सबसे वरिष्ठ क्रम में सबसे उच्च पद में कैबिनेट मंत्री आते हैं, जो कि महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हैं, जैसे वित्त, गृह, राज्य आदि जो प्रमुख मंत्रालय हैं, उनकी जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री की होती है। ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं। केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण नीति है, उनका निर्धारण कैबिनेट मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। आप देखते होंगे हर हफ्ते इनकी बैठक होती है, कोई ना कोई निर्णय साझा किया जाता है तथा कुछ निर्णय गोपनीय रखे जाते हैं। दूसरे स्तर पे राज्य मंत्री आते हैं। इनका जो पदानुक्रम है वो कैबिनेट मंत्री से नीचे दर्जे का होता है। राज्य मंत्री 2 तरह के होते हैं। एक राज्य मंत्री ऐसे हैं जो कि कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में होते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनके मंत्रालयों में उन्हें विशेष कार्य सौंपा जाता है या फिर विभागों को कुछ अलग अलग भागों में बांटकर कार्य किया जाता है। तथा दूसरा राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार। वह अपने मंत्रालय का कार्य स्वतंत्र रूप से संभालता है, किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता, लेकिन कैबिनेट मंत्री की तरह ही अपना कार्य करता है स्वतंत्र रूप से। बस अंतर यह है कि उसका दर्जा कैबिनेट मंत्री से कम होता है। राज्य मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेता, उसे तभी वह हिस्सा ले सकता है जब उससे संबंधित या उसके विभाग से संबंधित किसी विषय पर मंत्रिमंडल में चर्चा करनी हो या उसे मंत्रिमंडल में आमंत्रित किया जाए। दोनों प्रकार के राज्य मंत्रियों को कैबिनेट में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक उसकी आवश्यकता न हो। तीसरे क्रम पे आता है आपका उपमंत्री। उपमंत्री दर्जे में सबसे छोटा होता है 3 मंत्रियों की श्रेणी में। इसका कार्य कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री को प्रशासनिक, राजनीतिक आदि कार्यों में सहायता प्रदान करना, उनके मंत्रालयों के काम में उनकी मदद करना होता है। प्रायः जो नए सदस्य होते हैं उन्हें उपमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है ताकि वे संसदीय कार्यों को तथा मंत्रालयों के कार्यों को अच्छे से समझ सके। इसके साथ ही मंत्रियों की एक अलग श्रेणी होती है इन 3 श्रेणियों के अलावा, जिसे हम संसदीय सचिव के नाम से जानते हैं। ये मंत्रिपरिषद की श्रेणियों में अंतिम रूप से आते हैं, अति आवश्यक नहीं है, फिर भी इनकी नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी है, इनके पास कोई विभाग नहीं होता। इनका केवल इतना कार्य है कि वे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री को उनके विभाग से संबंधित जो भी संसद से संबंधित कार्य है उनमें उनकी सहायता प्रदान करें। ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति तथा इन्हें शपथ दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति न राष्ट्रपति करेगा न इन्हें शपथ दिलाएगा। संसदीय सचिवों की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी तथा उन्हें शपथ भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिलाई जाएगी। यह आपसे पेपर में पूछता भी है, अच्छे से याद रखिएगा। सामान्य रूप से संसदीय सचिव उन व्यक्तियों को बनाया जाता है जिन्हें मंत्रिपरिषद नहीं दे सकते या मंत्रिपरिषदों में सीमित संख्या होने के कारण शामिल करने में असमर्थता होती है। सामान्य रूप से कहा जाए तो राजनीतिक हितों को संतुष्ट करने के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है। अब हम देखते हैं एक और टॉपिक मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, वह है किचन कैबिनेट। कई बार आपसे पूछा है कि क्या होता है, तो समझ लीजिए कुछ 15-20 महत्वपूर्ण मंत्रियों से मिलकर बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सामान्य रूप से 15-20 मंत्री होंगे, उसमें कुछ ऐसे भी सदस्य होंगे जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के बाहर के हैं, जिनमें प्रधानमंत्री को पूर्ण रूप से विश्वास है, वे उनके विश्वास पात्र हैं, प्रधानमंत्री को उनके कार्य संचालन में उनका मदद करते हैं, उन्हें परामर्श देते हैं। वे प्रधानमंत्री के मित्र भी हो सकते हैं या उनके पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। प्रमुख रूप से यह नीति निर्धारण का असली कार्य ही करते हैं। इन्हीं के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, औपचारिक रूप से कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें ही स्वीकृत कराया जाता है।
आज की डेट में सबसे प्रमुख हो गया है, क्योंकि इसी के द्वारा पूरे देश के संचालन का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। अब देखते हैं, ये बात हुई किचन कैबिनेट की। यहाँ तक हमने मंत्रिपरिषद के सारे उपबंधों को देख लिया, उनसे जुड़ी बातों को देख लिया। अब हम सबसे महत्वपूर्ण चीज देखेंगे जो कि आपको थोड़ा सा डाउट में डालता होगा, आज वह क्लियर हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, दोनों का क्या अर्थ है। आज हम इसे विस्तृत रूप से देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय होता है, लोकसभा का 15% से मिलकर बनता है, संख्या लगभग 60 से 70 मंत्रियों की होती है। जबकि मंत्रिमंडल छोटा निकाय होता है, जिसमें 15 से 20 प्रभावशाली मंत्री शामिल होते हैं, जिन्हें प्रमुख महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दायित्व सौंपा जाता है। मंत्रिपरिषद 3 श्रेणियों में बटी होती है, कैबिनेट, राज्य व उपमंत्री। जबकि मंत्रिमंडल अपने आप में केवल कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर बनती है, छोटा निकाय है और मंत्रिपरिषद का ही एक अलग से भाग होता है। मंत्रिपरिषद एक साथ बैठक नहीं करती, न ही इनका कोई सामूहिक कार्य होता है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो 60-70 मंत्री मिलकर कभी बैठक कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कर पाना संभव नहीं है, प्रशासनिक दृष्टि से भी और कार्य करने की दृष्टि से भी। जबकि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से एक निकाय के रूप में बैठती है, हर हफ्ते इसकी बैठक होती है, सामूहिक रूप से इसमें निर्णय लिए जाते हैं और कार्य किया जाता है। मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियां उसे प्राप्त होती हैं, लेकिन कागजों में। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद ही होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगी और राष्ट्रपति उन्हीं के अनुसार कार्य करेगा। यही बात अनुच्छेद 53 में भी की गई कि राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिक शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ अधिकारियों अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल ही वास्तविक रूप से उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग करती है, क्योंकि सारे कार्य मंत्रिमंडल में ही संपन्न होते हैं। मंत्रिपरिषद संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया। हमने अभी उसे देखा कि अनुच्छेद 74 व 75 दोनों में उसे मंत्रिपरिषद शब्द का ही उपयोग किया गया। अब देखते हैं मंत्रिमंडल शब्द कहाँ उपयोग किया गया, उसकी चर्चा संविधान में है भी या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रीय आपात के अनुच्छेद 352 में किया गया है, अन्यथा कहीं नहीं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति को करनी है तो उसे मंत्रिमंडल की लिखित सहमति की आवश्यकता होती है। केवल और केवल एक जगह पे मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग हुआ आपके संविधान में, और वह है अनुच्छेद 352। व्यवहारिक रूप से मंत्रिपरिषद के सारे कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए आप जब भी मंत्रिमंडल की चर्चा करते हैं, मंत्रिपरिषद की चर्चा करते हैं, तो मंत्रिमंडल शब्द का ही उपयोग होता है, समझने में भी और व्यवहारिक रूप में भी, जबकि कागजों में यह अंतर होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखती है, अर्थात मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, लेकिन उसके सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करने का कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। ये कुछ प्रमुख अंतर थे मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल को लेकर। आशा है आप दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से दोनों के प्रावधानों को रट लीजिए। आज हमने मंत्रिपरिषद पर विस्तृत चर्चा कर ली। अगली वीडियो में हम महान्यायवादी की विस्तृत चर्चा करेंगे, साथ ही उसके बाद आपके एक महत्वपूर्ण अध्याय का आरंभ होगा, जो कि आपकी संसद। अच्छे से आप कार्यपालिका को पढ़ लीजिए, इसके प्रावधानों को अच्छे से देख लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए तथा उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब हम अगले अध्याय में जाएंगे तो प्रावधान बदल जाएंगे, बातें बदल जाएंगी, नई अवधारणाएं आएंगी जिन्हें आपको याद करना होगा, रटना होगा। इसलिए आप पुराने प्रावधानों को अच्छे से समझ के याद कर लीजिए, क्वेश्चन बना करके अवधारणाओं को मजबूत कर लीजिए। धन्यवाद।